हेलो बच्चों, वेलकम टू पीआरएस द फ्यूचर अकेडमी। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के बारे में। तो कुल चार लेक्चर अभी तक हो चुके हैं। आज ये इस चैप्टर का 5वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे लेंस के बारे में। तो चूँकि लेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक हैं, मुझे लगता है कि वो आपको बताने की ज़रूरत है, जिस वजह से ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा था। तो इसलिए पिछले लेक्चर को जो है बीच में ही रोकना पड़ा। यानी ये जो लेंस के बारे में बची हुई जो चीज़ें थी उसको पिछले लेक्चर में कवर नहीं कर पाए हैं, जिसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो अभी तक हम लोग लेंस की परिभाषा देख चुके हैं, लेंस के प्रकार देख चुके हैं, और लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कौन कौन से नियम होते हैं इसको हमने देख लिया है। तो अब लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम को पढ़ने के बाद उन नियमों का प्रयोग करके हम लोग देखेंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस किस किस तरह के प्रतिबिंब बनाते हैं। जैसे आपने दर्पण में देखा था, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 प्रकार से वो प्रतिबिंब बनाता था। फिर आपने उत्तल दर्पण के लिए देखा कि वो 2 प्रकार से प्रतिबिंब बनाता था। वही सारी चीज़ें हमको लेंस के बारे में भी डिस्कस करना है। बस एक बात आप दिमाग में बना लीजिए कि लेंस और दर्पण, आप मान सकते हैं कि इन दोनों में एकदम 36 का आंकड़ा है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर उत्तल दर्पण दिखाता था, वो सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर अवतल लेंस के पास होगी, और जो सारी क्वालिटीज़ वहाँ पर अवतल दर्पण के पास थी, वो सारी क्वालिटीज़ आपको उत्तल लेंस के अंदर दिखाई देंगी। ठीक है, तो बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। जैसे आपको पता चलता है कि आपका दोस्त जो है कुमार मित्तल की बुक से फिजिक्स पढ़ रहा है, तो आपको गुस्सा आ जाता है। आप कहते हैं नहीं, हम जो है एक्सीलेंट से पढ़ के दिखाएंगे और उससे अच्छा नंबर ले आएंगे। तो ये जब जैसे कंपटीशन की भावना जब होती है, तो ऐसे विचार आते रहते हैं कि जो वो कर रहा है वो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, और लेकिन उससे अच्छा भी करके दिखाऊँगा। तो ऐसा ही कुछ आप मान सकते हैं दर्पण और लेंस के केस में। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहले तो हमने लिया है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो जैसे आपने देखा था अवतल दर्पण के केस में 6 स्थितियां थी, वैसे ही उत्तल लेंस के केस में भी 6 स्थितियां हैं। कौन कौन सी 6 स्थितियां हैं? तो लेंस के बारे में आप जानते हैं इसके बारे में कि लेंस में ये बीच में होता है प्रकाशिक केंद्र, ये प्रथम फोकस होता है, ये द्वितीय फोकस होता है। और प्रथम फोकस जितना है, अगर उससे 2 गुना दूर चले जाएँ तो ये उसका 2 गुना हो जाएगा 2f1। इसी तरह से इधर क्या हो जाएगा 2f2। तो कौन कौन सी 6 स्थितियां हैं जहां पर हम लोग वस्तु को रख सकते हैं? तो सबसे पहली स्थिति यह है कि हम वस्तु को अनंत पर रख सकते हैं, इस वाली लाइन से दूर रख सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरी स्थिति क्या है कि इस वाली लाइन पर रखेंगे लेकिन 2f1 से दूर रखेंगे, तो ये तो दूसरी स्थिति होगी। तीसरी स्थिति में आप 2f1 के ऊपर ही रख सकते हैं वस्तु को। चौथी स्थिति में 2f1 और f1 के बीच में। पाँचवीं स्थिति में f1 के ऊपर, और छठी स्थिति में लेंस और f1 के बीच में। तो इस प्रकार उत्तल लेंस में 6 स्थितियां बन रही हैं जहां पर आप वस्तु को रख सकते हैं, जिसका आप प्रतिबिंब देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला केस हमने लिया कि जब वस्तु अनंत पर हो। मान लीजिए कि इस उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु है जो अनंत पर रखी गई है। तो अनंत पर रखी वस्तु कोई है, तो आप जानते हैं इसको ऐसे डॉट डॉट करके रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई भी वस्तु अगर अनंत पर हो तो उससे चलने वाली प्रकाश किरणें जो लेंस तक या दर्पण तक पहुँच सकती हैं, वो समांतर होती है। दर्पण के केस में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। ठीक है, तो कोई भी 2 आप समांतर किरणें यहाँ पर ले सकते हैं। मान लीजिए एक ऊपर से किरण जा रही है, एक नीचे से किरण जा रही है। ऐसे बहुत सारी किरणें जा सकती हैं। आप केवल 2 भी लेंगे तब भी इमेज आपको पता चल जाएगा कहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो ये समांतर किरणें इस उत्तल लेंस पर आके गिरी, और इस उत्तल लेंस के अंदर प्रकाश किरणों को मोड़ने यानी अभिसरित करने का गुण होता है। तो ये किरणों को मोड़ देगा, और मोड़ के समांतर किरणों को कहाँ से भेजेगा? तो आपने जो पहला नियम पढ़ा था, समांतर किरणों को मोड़कर फोकस से ये लोग जो है आप ले जाते हैं, तो ये फोकस से चला जाएगा। यानी ये किरण फोकस से पास होगी, ये किरण भी फोकस से पास होगी, ये किरण भी फोकस से पास होगी, और ये किरण भी फोकस से पास होगी। ठीक है, तो सभी किरणें इस बिंदु f2 पर आके मिल रही हैं, और जहाँ पर ये आके मिल रही हैं वहीं पर क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जहाँ पर 2 किरणें काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो जहाँ 2 काटती हैं वहाँ 2 के अलावा जितने भी किरणें होंगी सब वहीं पर काटती हैं। तो कोई अगर आप 2 भी दिखा देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इमेज आखिरकार कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया जब अनंत पर आपने वस्तु को रखा तो जो प्रतिबिंब है वो इस फोकस पर बना है। और कैसा प्रतिबिंब बना है? तो अब देख रहे हैं कि आप किरणें, यहाँ पर किरणों ने सचमुच में एक दूसरे को काटा है। तो किरणें अगर सच में एक दूसरे को काट रही हैं तो इसका मतलब कि प्रतिबिंब कैसा होगा? ये प्रतिबिंब होगा वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, है ना। पानी के साथ हमेशा पूरी आता है, और जय के साथ हमेशा बीरू आता है। वैसे आप याद कर लीजिए, आभासी के साथ हमेशा सीधा आएगा और वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा आएगा। चलिए, तो सबसे पहले तो इस प्रतिबिंब की स्थिति बता देते हैं। ये कहाँ बना है? तो ये f2 पर बना है, और इसके अलावा ये कैसा है? तो ये प्रतिबिंब है वास्तविक। ये चीज़ें देखिए जानना बहुत ज़रूरी है
इसको नहीं जानेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को फील नहीं कर पाएंगे, फिर न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आएगी, फिर आप कहेंगे फार्मूला याद है क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखिए। चलिए वास्तविक, उल्टा, और उसके बाद आकार की बात करें तो बहुत छोटा आकार है, बिंदु आकार बोल सकते हैं या बहुत छोटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो बिंदु आकार का या बहुत छोटा प्रतिबिंब फोकस पर बना है और वास्तविक और उल्टा है। केस नंबर 2 लीजिए, वस्तु को इस बार कहाँ रखना है, तो इस बार वस्तु को रखेंगे 2f1 से दूर। 2f1 से दूर का मतलब अनंत भी तो हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि अनंत वाले केस में हमने अनंत बोला है, लेकिन सिंपली 2f1 से दूर बोलने का यह मतलब है कि सीमित दूरी पर, लेकिन 2f1 से दूर यानी इस वाली लाइन पर कहीं पर रखेंगे। ठीक है, तो इस वाली लाइन पर कहीं पर अगर वस्तु को हम रख देते हैं इस तरीके से, तो ये हो गई वस्तु, और कोई भी 2 किरणें हम यहाँ से ले जा सकते हैं। 3 किरणों के लिए हम लोग नियम जानते हैं, कौन कौन सा, एक तो समांतर जा सकता है मुख्य अक्ष के, दूसरा फोकस से जा सकता है, और तीसरा इस बीच में प्रकाशीय केंद्र से जा सकता है। ठीक है, तो एक समांतर किरण ही लेके चलते हैं, तो समांतर किरण लेके जाइए, और समांतर किरण अपवर्तित होकर कहाँ से जाती है, हमने नियम पढ़ा है कि समांतर किरण अपवर्तित होकर फोकस से पास होती है, तो ये फोकस से जाएगी। ठीक है, एक और कोई किरण लेके जाते हैं, मान लीजिए फोकस से ही लेके जाते हैं, तो फोकस से लेकर जाएंगे तो ये किरण कैसे जाएगी, तो फोकस से जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं तो ये ऐसे जाएगी। ठीक है, और ये बन जाएगा प्रतिबिंब। ठीक है, अब ये प्रतिबिंब कैसा बना है और कहाँ बना है आपको इसके बारे में लिखना है। तो आप देख रहे हैं प्रतिबिंब जो है वो F2 और 2F2 के बीच में कहीं बना है, और इसके आकार की बात करें तो ये इस वस्तु की तुलना में ये प्रतिबिंब छोटा है, लेकिन उतना छोटा नहीं है जितना कि ये पहले वाला प्रतिबिंब था। ठीक है, तो ये छोटा तो है, इस वस्तु से छोटा है, लेकिन इस वाले प्रतिबिंब से थोड़ा बड़ा है। और कैसा बना है, तो यहाँ पर किरणें सच में काट रही हैं, इसका मतलब ये वास्तविक है, और उल्टा तो दिख ही रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम ये लिख सकते हैं कि ये प्रतिबिंब बनेगा F2 और 2F2 के बीच, F2 और 2F2 के बीच ये प्रतिबिंब बनेगा। और इसके अलावा ये प्रतिबिंब होगा वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा और वस्तु से छोटा। ठीक है, एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि जैसे आपने वस्तु को थोड़ा आगे बढ़ाया है, प्रतिबिंब F2 की बजाय यानी फोकस से थोड़ा आगे बढ़ गया है, और ये बहुत छोटा था और ये क्या है, छोटा है ना। कहने को तो छोटा है, लेकिन इस बहुत छोटे से क्या है, बड़ा है, यानी जो छोटा है वो बहुत छोटा से बड़ा है। चलिए अगला पॉइंट है, अगला केस हम लोग लेते हैं। वस्तु को रखेंगे कहाँ पर, 2F2 पर रखेंगे। तो जब 2F2 पर वस्तु को रखेंगे तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जैसे जैसे हम वस्तु को आगे बढ़ा रहे हैं प्रतिबिंब भी आगे बढ़ रहा है। तो आपने अनंत पर रखा था तो फोकस पर बना, आप और आगे आए तो ये फोकस से और आगे गया, आप 2F1 पर आएंगे तो ये आगे बढ़ के कहाँ चला जाएगा, 2F2 पर चला जाएगा। यानी इस बार जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2F2 पर बनेगा। और साइज क्या था, बहुत छोटा था, फिर ये छोटा हुआ, अब इसके बाद क्या हो सकता है, तो बराबर हो सकता है। तो ध्यान रखना है आपको कि ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसी 2F2 के नीचे ही ये प्रतिबिंब बनता है और बिल्कुल बराबर आकार का बनता है। ठीक है, ये आपको पहले से अंदाज लग जाएगा। अब इसके बाद आप रे डायग्राम खींच लीजिए, कोई 2 किरण दिखा दीजिए, एक समांतर किरण ले जाइए, और समांतर किरण कहाँ से पास होती है, तो समांतर किरण फोकस से पास होती है, तो ये फोकस से होते हुए ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, एक और किरण लेके जाते हैं, एक फोकस से ले जाएंगे या फिर प्रकाशिक केंद्र से, तो फोकस से ही लेके जाते हैं, ये फोकस है, तो फोकस से अगर कोई किरण लेके जाएंगे तो फोकस से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और यहाँ से जाएगी इस प्रकार से, और ये देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, अब प्रतिबिंब के बारे में आप लिख देंगे, प्रतिबिंब कैसा बना है, तो ये जो प्रतिबिंब बना है ये बना है 2F2 पर, और कैसा है, तो ये प्रतिबिंब है वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, ये प्रतिबिंब भी है वास्तविक एवं उल्टा, और आकार क्या है, तो वस्तु के आकार के बिल्कुल बराबर। ठीक है, चलिए तो ये 3 केस हो गए, और आप दर्पण आपने पढ़ा ही है तो आपको ये काफ़ी समझने में आसानी होगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि रिवीजन हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये रिवीजन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने दर्पण पढ़ा हुआ है। तो दर्पण में ये सारी चीज़ों को आप समझ गए कि इमेज वास्तविक कब होता है और आभासी कब होता है, और इसके अलावा जो है प्रतिबिंब बनता कैसे है, उसके नियम का प्रयोग कैसे करना है, तो ये चीज़ें आपको पता चल गई हैं, इसलिए आपको आसान दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला केस लेते हैं, वस्तु को रख देंगे कहाँ पर, तो अब इस बार वस्तु को रखेंगे 2F1 और F1 के बीच में, और अगर 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, तो ये प्रतिबिंब F2 से भी और आगे चला जाएगा, और वस्तु से कितना बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा बनेगा, क्योंकि बराबर तो हो चुका है तो इस बार बड़ा बनेगा। तो एक समांतर किरण ले जाएंगे, समांतर किरण कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, और एक किरण और कहाँ से ले जाएंगे, एक किरण को और ले जाते हैं फोकस से, तो फोकस से जाने वाली किरण कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार
ये प्रतिबिंब बन गया। और जो प्रतिबिंब बना है उसके बारे में आप लिखेंगे, प्रतिबिंब जो बना है वो 2f2 से दूर, 2f2 से दूर और कैसा है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक है और उल्टा है। और क्या चीज़ बता सकते हैं इसके बारे में कि इसका आकार क्या है, तो ये वस्तु से बड़ा है। ठीक है, वस्तु से बड़ा है। तो अभी तक बराबर हो चुका था, इस बार बड़ा बना हुआ। अगला केस ले लीजिए, और अगला केस आप जानते हैं दर्पण की तरह पांचवा वाला केस पहले वाले केस का एकदम उल्टा है। जब आपको ये पता चला कि इस लेंस ने क्या किया था, अनंत पर रखी वस्तु का बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाया था फोकस पर, तो अब यहाँ बदला लेने का समय आ गया है ना, हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। अब वस्तु को फोकस पर रखेंगे और उसका बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाएंगे, कहाँ पर, अनंत पर। ठीक है, तो एकदम इसी केस का उल्टा करना है, बदला लेना है इस बार। तो वस्तु को रख देते हैं फोकस पर, ये फोकस पर वस्तु को रखेंगे और इससे दो किरण लेके जाते हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर। और समांतर किरण कहाँ से जाती है, तो समांतर किरण फोकस से पास होती है, तो ये फोकस से चली जाएगी। और एक और कोई किरण आपको लेके जाना है जिससे ये पता चले कि इमेज कहाँ पर बनेगा। अब देखिए, ये फोकस के ही ऊपर अगर ये वस्तु रखी गई है, तो क्या फोकस से जाती हुई कोई प्रकाश किरण हम दिखा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं दिखा सकते, क्योंकि वहीं पर रखा हुआ है। और आप जानते हैं चिराग तले अंधेरा होता है। अगर फोकस पर ही वस्तु रखी गई है तो उसके यहाँ से हम कोई इस वस्तु के नीचे से कोई किरण जाती हुई नहीं दिखा सकते। तो ऐसे केस में एक ही ऑप्शन बचता है कि आप इसको प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण लेकर जाइए। तो जब प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण जाती है तो वो तो बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। और अगर ये सीधे चली जाती है तो इसका मतलब ये दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी, और अगर समांतर होंगी तो ये अनंत तक जाएंगी, और अनंत तक जाएंगी तो कहीं आगे बहुत दूर जाके एक दूसरे को काटेंगी और वहाँ पर इमेज बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कैसा बनेगा, तो किरणें एक दूसरे को काटेंगी और बहुत दूर जाके काटेंगी, यानी कि वास्तविक बनेगा, और ये उल्टा बनेगा, और बहुत दूर जाके काटेंगी यानी कि बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल पहले वाले केस का एकदम उल्टा हो गया। अनंत पर रखी वस्तु का फोकस पर बहुत छोटा प्रतिबिंब बना था, तो फोकस पर रखी वस्तु का अनंत पर बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, चलिए 5 केस आपने देखे, और पांचों ही केस में एक चीज़ आपने नोटिस किया कि हर बार जो प्रतिबिंब था वो वास्तविक एवं उल्टा था। ठीक है, पहले 5 केस में दर्पण की तरह सभी प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टे थे, और जितने भी वास्तविक एवं उल्टे प्रतिबिंब बन रहे हैं लेंस के केस में, वो सब के सब दाहिने साइड बन रहे हैं लेंस के। ठीक है, लेंस के दाहिने साइड बन रहे हैं। छठा केस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो इमेज बनेगा वो इमेज कैसा बनेगा, वो बनेगा आभासी एवं सीधा। ठीक है, और अगर आभासी और सीधा बनेगा तो वास्तविक और उल्टा अगर दाहिने साइड बना है तो आभासी एवं सीधा बाएं साइड बनेगा। तो इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। तो ये वस्तु हो गई, चलिए वस्तु को रख देते हैं कहाँ पर, ये फोकस और लेंस के बीच में। और फोकस और लेंस के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो कैसे इमेज बनेगा, दो किरणें लेके जाएंगे, एक समांतर ले जाइए मुख्य अक्ष के, तो समांतर किरण कैसे जाएगी, फोकस से। ठीक है, एक और कोई किरण लेके जाना है तो एक और किरण ले जाते हैं कहाँ से, इस प्रकाशिक केंद्र से, और प्रकाशिक केंद्र से जो जाएगी किरण वो तो सीधे निकल जाएगी। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि ये दोनों किरणों के बीच में इधर आगे लगातार दूरी बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है, अर्थात ये किरणें क्या हो रही हैं, तो ये किरणें आगे जाके जो है अपसरित हो रही हैं, फैल रही हैं। तो अगर ये अपसरित हो रही हैं तो आगे बढ़ाएंगे तो अभिसरित होंगी, और आगे अगर डॉट डॉट करके इसको आप बढ़ाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये किरणें आगे जो है यहाँ पर कहीं पर काट रही हैं, और यहाँ पर अगर काटती हुई महसूस हो रही हैं तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रतिबिंब। और ऐसे केस में डॉट डॉट करके यानी इमेजिनरी, ये जो केस है इसमें जो इमेज बनता है उसको इमेजिनरी इमेज ही कहते हैं, यानी कि वर्चुअल इमेज कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब है। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब कैसा हो गया, तो ये प्रतिबिंब हो गया आभासी। पहले तो इसका लोकेशन लिख लीजिए, F1 से दूर ये प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, F1 से दूर, और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, और इसके साथ ही साथ सीधा भी बना है। ठीक है, आभासी और सीधा। और आकार के बारे में अगर बात करें तो ये वस्तु से क्या बना है, बड़ा। ठीक है, तो ये तो हो गया उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। 6 के 6 केस आपको याद रखने हैं। सबके केस में आपको पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है और कैसा आकार होता है और क्या उसकी प्रकृति होती है। ठीक है, अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपने दर्पण में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, तो इसको अब कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण की तरह अवतल लेंस भी केवल 2 स्थितियों में प्रतिबिंब बनाता है, और वो 2 स्थितियां कौन होती हैं, तो पहली स्थिति होती है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए यानी असीमित दूरी पर रखी जाए, और दूसरी स्थिति होती है जब वस्तु को सीमित दूरी पर रखा जाए। तो चलिए देखते हैं इन दोनों स्थितियों में कैसे ये प्रतिबिंब बनाता है। ये हो गया हमारा अवतल लेंस।
और इस अवतल लेंस का ये हो जाएगा मुख्य अक्ष, और इसके बीच में ये इसका प्रकाशिक केंद्र C, और इस तरफ ये बिंदु हम लेंगे इसका द्वितीय फोकस F2, और इस तरफ होता है इसका प्रथम फोकस F1। ठीक है, जब वस्तु को हम अगर अनंत पर रख देंगे, अनंत पर अगर कोई वस्तु रखी गई है तो आप जानते हैं कि अनंत पर रखी वस्तु से जो किरणें चल के आती हैं लेंस तक या दर्पण तक, वो आपस में समांतर होती हैं। और अगर हम वो उसको मुख्य अक्ष के भी समांतर ले लें तब क्या होगा, तो मान लेते हैं कि इससे कुछ किरणें आ रही हैं जो आपस में समांतर है और मुख्य अक्ष के भी समांतर हैं। तो जब ये किरणें यहाँ पर पहुँचेंगी तो आप जानते हैं कि ये अवतल लेंस है जो किरणों को फैलाता है ना। उत्तल लेंस किरणों को मोड़ता है इसलिए उसको अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस किरणों को फैलाता है इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, अब ये किरणों को फैलाएगा और ऐसे फैलाएगा कि जैसे लगता है कि ये किरणें कहाँ से निकल रही हैं, लगता है कि ये किरणें द्वितीय फोकस से निकल रही हैं, यानी F2 से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि ये जो किरणें ये आगे जाके फैल रही हैं, ये आगे तो कहीं नहीं काटेंगी क्योंकि फैल रही हैं, लेकिन अगर हम पीछे की तरफ इसको बढ़ाएं तो ये F2 पर आके मिल रही हैं, और F2 पर आके मिल रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। और ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या बोलते हैं, ऐसे प्रतिबिंब होते हैं आभासी एवं सीधे। ठीक है, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बन गया है ना। इसका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, इस लोकेशन को अगर लिखना है तो ये बन रहा है F2 पर। ठीक है, यानी उत्तल लेंस में भी अनंत पर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, बहुत छोटा बनता है। अवतल लेंस में भी यही होता है, लेकिन उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बना था वो था वास्तविक एवं उल्टा, जबकि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बना है वो है आभासी और सीधा। ठीक है, और ये प्रतिबिंब भी कैसा है, बहुत छोटा या बिंदु आकार का। ओके, चलिए नेक्स्ट केस है कि जब हम वस्तु को सीमित दूरी पर रख दें, तो उत्तल लेंस के सामने अगर वस्तु को सीमित दूरी पर रख दें, सीमित दूरी का मतलब किसी भी दूरी पर रखें, लेकिन जो लाइन हम खींचते हैं उसी लाइन पर वो वस्तु होनी चाहिए। तो इस पर हम कहीं पर भी अगर वस्तु को रख दें, और एग्जाम्पल के लिए हम लोग अगर डायग्राम को आसानी से खींचना चाहते हैं तो हम इसको जो है F2 से थोड़ा दूर रखते हैं। ठीक है, क्लियरली आपको इमेज फॉर्मेशन समझ में आएगा कि कैसे बन रहा है। तो सीमित दूरी पर हमने मान लीजिए कि यहाँ पर वस्तु को रख दिया, ये हमने वस्तु को रख दिया, तो इसका प्रतिबिंब अब कहाँ पर बनेगा इसको हमको देखना है। तो कोई दो किरण लेके जाते हैं, एक लेके जा रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर और एक को पास कर देते हैं फोकस से। तो चलिए मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण लेके जाइए, और मुख्य अक्ष के समांतर किरण कहाँ से पास होगी, तो ये होगी पास फोकस से। ठीक है, सॉरी ये उत्तल, चूँकि ये अवतल लेंस है तो ये किरणों को मोड़ नहीं सकता, ये तो किरणों को फैलाता है। तो ये किरणों को इस तरफ फैलाएगा, लगेगा कि इस फोकस से जा रहा है, यहाँ से जाता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, और एक और किरण लेके जाएंगे, यहाँ से हम प्रकाशिक केंद्र से लेकर जा रहे हैं तो ये प्रकाशिक केंद्र से ये सीधे निकल जाएगा। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर ये इमेजिनरी लाइन हम पीछे ले आएँ तो इस वाली लाइन को यहाँ पर काटता हुआ ये दिखाई दे रहा है, और जहाँ पर ये काटता हुआ दिखाई दे रहा है यहीं पर बोलेंगे ये क्या बन गया, इमेज बन गया। ठीक है, ये इमेज बन गया यहाँ पर, और ये इमेज कहाँ बना है, तो फोकस और लेंस के बीच में, यानी F2 और लेंस के बीच में। कैसा है ये इमेज, तो ये आपको सीधा दिख रहा है और आभासी भी है। तो आभासी है, सीधा है, वस्तु से छोटा है, फोकस और लेंस के बीच में बना है। ठीक है, तो इस इमेज के बारे में आप लिख सकते हैं कि ये प्रतिबिंब जो बना है वो फोकस और लेंस के बीच में बना है, फोकस और लेंस के बीच में, या फोकस और C ये प्रकाशिक केंद्र के बीच में बना है। और कैसा है, तो ये इमेज है आभासी और सीधा। ठीक है, आभासी और सीधा। और आकार की बात करें तो वस्तु से क्या है, छोटा। लेकिन ये अभी तो छोटा तो है, लेकिन जितना छोटा ये था उतना छोटा ये नहीं। तो एक सवाल पूछा जाता है अवतल लेंस के केस में कि अगर हम किसी वस्तु को अवतल लेंस के नज़दीक लाते जाएं तो प्रतिबिंब के आकार और इसकी स्थिति पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप देखिए, जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब फोकस पर बना था, बहुत छोटा बना था। वस्तु को हम धीरे धीरे आगे ले गए तो प्रतिबिंब देखिए फोकस से और आगे चला गया, और साइज भी क्या हो गया, पहले से थोड़ा बड़ा हो गया। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम किसी वस्तु को अवतल लेंस के नज़दीक लाते जाएंगे तो प्रतिबिंब लेंस की ओर या प्रकाशिक केंद्र की ओर बढ़ता जाएगा और उसका आकार भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों के दोनों प्रतिबिंब वस्तु से छोटे हैं और दोनों के दोनों आभासी एवं सीधे हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अवतल लेंस और उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम लोग बात करेंगे कि किसी भी लेंस से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और उसके लिए कौन सा फार्मूला है। चलिए, तो लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इसमें हमको देखना है कि किसी भी लेंस से प्रकाश का अपवर्तन किस तरीके से होता है या किस वजह से होता है। तो पीछे आपने एक चीज़ देखा कि जब भी कोई गोलीय सतह हो, इस तरीके से आपने देखा, चाहे वो गोलीय उत्तल सतह हो चाहे वो गोलीय अवतल सतह हो, इन सतहों से प्रकाश का अपवर्तन होता है।
और मैंने इसके लिए आपको फार्मूला भी बताया था कि गोलीय सतह से किसी भी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा और उसको आप याद रखिए। कई बार न्यूमेरिकल्स से पूछे गए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डेरिवेशन भी इसका एग्जाम में आता है। फार्मूला क्या आया था? तो आया था n/v - 1/u = n - 1/r। ये था किसी भी गोलीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन का फार्मूला। तो लेंस की अगर हम बात करें तो लेंस में आप जानते हैं कि कम से कम एक गोलीय सतह तो होता ही है, या तो दोनों होते हैं या तो एक होता है कम से कम। तो अगर हम मान लीजिए दोनों के दोनों गोलीय सतह की बात कर रहे हैं तो एक ये गोलीय सतह हो गया और एक ये गोलीय सतह हो गया, ठीक है। और आप जानते हैं कि इस लेंस का इस तरीके से एक होता है मुख्य अक्ष, और अगर हम यहाँ पर कोई एक बिंदु वस्तु रख दें, बिंदु वस्तु है, तो आप जानते हैं कि अगर इस वस्तु से कोई एक प्रकाश की किरण इस लेंस पर ऐसे जाएगी इस प्रकार से, तो पहले वाले गोलीय सतह से इसका अपवर्तन होगा। और उसके लिए मैंने आपको डायग्राम भी समझाया था और उसके लिए फार्मूला भी बगल में लिखा था, है ना, लेक्चर नंबर 4 में। इसके बाद अब देखिए यहाँ से जब ये प्रकाश किरण आगे अपवर्तित होगी और आगे अपवर्तित होकर निकलेगी, तब तक यहाँ पर एक और यहाँ पर गोलीय सतह दिख रहा है, तो इस वाले गोलीय सतह से भी प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो कुल मिला के एक लेंस से कुल 2 बार प्रकाश का अपवर्तन होता है। और इस तरीके से ये प्रकाश किरण आपतित किरण हो गई और यहाँ से अपवर्तित होने के बाद जो प्रकाश की किरण निकलती है वो देखिए, अगर ये वाली सतह न होती तो शायद ये प्रकाश किरण एक बार यहाँ से अपवर्तित होती और इस प्रकार से यहाँ पर कहीं आगे निकल जाती। लेकिन चूंकि दूसरी वाली सतह से भी प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो फाइनली ये वाली सतह भी इस किरण को इस इधर मोड़ देती है और इसका जो इमेज बनता है वो यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो ये अगर बिंदु वस्तु रखी गई है तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस से, और ये उत्तल लेंस जो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं ये गोलीय सतह से मिलकर बना है। तो दोनों गोलीय सतहों से प्रकाश का 2 बार अपवर्तन हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रतिबिंब बना है इस वस्तु का। तो इस प्रकार से ये लेंस काम करता है। यानी अगर आपको लेंस का वर्किंग फंक्शन समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा किसी भी गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि इसके प्रकाशीय केंद्र से, ये प्रकाशीय केंद्र C है, यहाँ से इस वस्तु की दूरी है u, ठीक है, और जो प्रतिबिंब बना है उस प्रतिबिंब की दूरी है यहाँ से v, और इस लेंस की फोकस दूरी हम मान लेते हैं कि f है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि 2 गोलीय सतहों से ये मिलकर बना है। तो अगर हम ये वाला सतह लें तो इसको हम बोलेंगे ये पहला सतह है, ये प्रथम सतह है, ये द्वितीय सतह है। तो इन दोनों गोलीय सतहों का अपना एक वक्रता त्रिज्या होगा। तो मान लेते हैं कि पहली वाली सतह की वक्रता त्रिज्या r1, दूसरी सतह की वक्रता त्रिज्या r2 है। तो इसके लिए, इस लेंस के लिए जब अपवर्तन का सूत्र डिराइव किया गया इस फार्मूले का इस्तेमाल करके, तो वो फार्मूला क्या आता है उसको आप याद रखिए। वो फार्मूला आता है 1/f = n-1, और यहाँ पर ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2, ठीक है। ये फार्मूला निकल के आता है। और ये जो फार्मूला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डेरिवेशन के पर्पज़ से, न्यूमेरिकल के पर्पज़ से, हर तरीके से ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले का एक स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र, है ना, लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आपको ये बता दिया जाए कि आपको इतनी फोकस दूरी या इतनी क्षमता का लेंस बनाना है, तो आप क्या करेंगे? तब आपको ये ज़रूरत पड़ेगी कि आप किस जो लेंस बनाएंगे उसकी इन वक्रता सतहों का जो है वक्रता त्रिज्या का मान कितना रखेंगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको ये बता दिया जाए कि इतनी फोकस दूरी का आपको लेंस बनाना है, ठीक है, तो अगर फोकस दूरी या क्षमता निश्चित हो जाए तो उसके लिए आपको R1 और R2 का मान पता होना चाहिए, और वो मान आप इसी फार्मूले से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए लेंस बनाने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से आप डिसाइड कर पाते हैं कि कितने वक्रता त्रिज्या का सतह लें तो इतनी फोकस दूरी या इतनी क्षमता का लेंस बन जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला या लेंस मेकर सूत्र। 1/f = n-1, 1/r1 - 1/r2। यहाँ पर R1 क्या है तो पहली सतह की वक्रता त्रिज्या, और R2 क्या है तो दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या। और n का मतलब क्या है यहाँ पर, तो ध्यान रखिए n का मतलब है इस लेंस का अपवर्तनांक, और लेंस का अपना अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं, बल्कि इसके अगल बगल के माध्यम के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक। अगर मान लीजिए इसके अगल बगल जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक है n1, और इस कांच का जिससे ये लेंस बना है उसका अपवर्तनांक है n2, तो आप n1 का मतलब समझ सकते हैं, n1 बराबर क्या, n2/n1, ठीक है। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष इस दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। और एक और चीज़, अगर मान लीजिए कभी ये लेंस जो है कहाँ पर रख दिया जाए, लेंस अगर किसी द्रव के अंदर डूबा हो तब,
तो अगर लेंस द्रव के अंदर डूबा होगा तो प्रकाश कैसे इस लेंस के अंदर पहुंचेगी, तो द्रव से होकर ही इस लेंस में जाएगी। और जब प्रकाश किरण द्रव से होकर लेंस में जाएगी तो आपको लिखना पड़ेगा द्रव के सापेक्ष इस लेंस का अपवर्तनांक, है ना। यानी ये जो n तब यहाँ जो लिखा है, तब इस n की जगह का मतलब क्या हो जाएगा, इस n का मतलब हो जाएगा LNG, LNG कि द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी ग्लास का अपवर्तनांक। तो ध्यान रखना है कि प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है कि द्रव से कांच में जा रही है। तो अगर इसको किसी पारदर्शी द्रव में रखा जाएगा तो यहाँ n की जगह पर आपको LNG लिखना पड़ेगा। अगर ये वायु में रखा हुआ है तो यहाँ पर n का सिंपल मीनिंग क्या होगा, n का मतलब होगा ANG यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। और LNG के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है, तो जब द्रव हो और ये ठोस हो और इसके अलावा वायु माध्यम हो उसके आसपास, तो ऐसे केस में मैंने आपको फार्मूला बताया है पीछे कि WNG बराबर क्या होता है, WNG बराबर होता है ANG अपान ANW। इसको आप याद रखिए। और ANG अपान ANW की मदद से आप ध्यान रखेंगे वाटर, यहाँ W का मतलब वाटर है। और अगर क्वेश्चन में मान लीजिए वाटर जो लिक्विड है अगर वो वाटर नहीं है, उसके अलावा कोई केरोसिन है या कोई और चीज़ है, तो ऐसे केस में आप वाटर तो नहीं लिख सकते, लेकिन है तो लिक्विड, पारदर्शी द्रव ही है। तो W की जगह पर क्या लिख देंगे, L लिख देंगे। तो इसका मतलब L, इस W की जगह पर L लिख देंगे तो LNG बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ANG अपान ANL, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ध्यान रखना आपको इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करते टाइम कि R1 और R2 की वैल्यू कितनी है। अब देखिए एक और चीज़ याद रखना है आपको कि R1 की वैल्यू यहाँ पर इसकी अगर वक्रता त्रिज्या की बात करें तो इधर कहीं पड़ेगा, ये दूरी इधर नापी जाएगी तो प्लस में होगी, और दूसरे वाली सतह की वक्रता त्रिज्या केंद्र इधर होगा तो इधर दूरी नापी जाएगी तो माइनस होगा। तो ध्यान रखना कि कौन सा लेंस है और कैसी उसकी सतह है, उसी आधार पर आप R1 और R2 का मान और उसका चिन्ह प्रयोग करेंगे। और n की जगह पर आप देखेंगे कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखना है कि द्रव के सापेक्ष लिखना है, ठीक है। उसके अनुसार आप ये वाला फार्मूला याद रख लेंगे। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते टाइम बहुत ही केयरफुल रहना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और लेंस से अपवर्तन के लिए। अब इसमें एक और चीज़ आता है कि अगर हम मान लीजिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के रूप में लिखना चाहें तो ये तो वक्रता त्रिज्या और अपवर्तनांक के केस में हो गया। अगर इन दूरियों के रूप में लिखना हो तो इस लेंस से अपवर्तन के लिए फार्मूला आप हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हैं और वही फार्मूला यहाँ पर भी है, 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। ये हो जाएगा, यानी जिस तरीके से दर्पण के केस में आपने देखा था फार्मूला, बिल्कुल वैसा ही फार्मूला ये भी है, बस उसमें माइनस होता था और इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये तो लेंस मेकर फार्मूला हो गया। इसको सिंपली लेंस का सूत्र कहते हैं, लेंस से अपवर्तन का सूत्र है ना, लेंस सूत्र। जैसे आपने दर्पण सूत्र देखा था वैसे ये लेंस के लिए सूत्र हो जाएगा। चलिए तो लास्ट दो और फार्मूले पढ़ते हैं और इसके बाद ये आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्या क्या बचा हुआ है, तो अभी हमको पढ़ना है लेंस की क्षमता का फार्मूला और उसके लिए कुछ और जानकारियाँ, और इसके साथ ही साथ रेखीय आवर्धन का फार्मूला लेंस के लिए। तो चलिए देखते हैं लेंस की क्षमता। क्षमता का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कितने अच्छे से अपना कार्य कर रहा है। और अगर लेंस की बात करें तो लेंस का दो काम है, लेंस किरणों को मोड़ भी सकता है, लेंस किरणों को फैला भी सकता है। उत्तल लेंस होगा तो किरणों को मोड़ने का काम करता है, अवतल लेंस है तो किरणों को फैलाने का काम करता है। तो उत्तल लेंस जितने अच्छे तरीके से किरणों को मोड़ सकता है उसकी क्षमता उतनी ज़्यादा है, और अवतल लेंस जितने अच्छे से किरणों को फैला सकता है उसकी क्षमता उतनी ज़्यादा है ना। इसका मतलब कि किरणों को मोड़ने या फैलाने की जो क्षमता है लेंस की, उसी को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी लेंस द्वारा किरणों को अभिसरित का मतलब मोड़ने के लिए, है ना, मोड़ने का काम कौन करता है, उत्तल लेंस। तो किरणों को अभिसरित और अपसरित करने की क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती है, ठीक है। और अगर लेंस की हम बात करें, मान लीजिए ये उत्तल लेंस हमने ले लिया है और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, और कोई इसके सामने कोई हमने वस्तु रख दी और इससे ये कोई प्रकाश किरण जा रही है, ठीक है, ये कोई प्रकाश की किरण, और समांतर किरण है तो आप जानते हैं कि ये फोकस से होकर जाएगी, ये फोकस हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कोण मान लेते हैं डेल्टा है और ये जो ऊंचाई है वो है h, ठीक है। और इस लेंस की जो फोकस दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है वो होता है स्मॉल f। तो ऐसे केस में अगर हम डेल्टा के लिए फार्मूला निकालें tan डेल्टा का मान, तो देखिए क्या आएगा, tan डेल्टा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, तो tan डेल्टा बराबर हो जाएगा लंब बटे में आधार, लंब यानी कि h और आधार का मतलब क्या, f, ठीक है। और अगर इसमें हम ये मान लें कि ये जो प्रकाश किरण आके इस पर गिर रही है वो कितनी ऊपर आके गिर रही है, h का मान कितना हो जाए, 1 हो जाए। h का मान अगर 1 रख लें तो tan डेल्टा का मान कितना आ जाएगा, तो tan डेल्टा बराबर आ जाएगा 1/f। और यही जो 1/f आया है tan डेल्टा का मान, इसी को बोलते हैं लेंस की क्षमता।
तो अगर हम इसको लेंस की क्षमता बोलें तो P बराबर क्या हो जाएगा 1/f। ठीक है, तो लेंस द्वारा किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता ही उस लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, और इस फार्मूले से पता चलता है किसी भी लेंस की फोकस दूरी जितनी ज़्यादा होगी उसकी क्षमता उतनी कम होगी, यानी एकदम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अब आप ये भी जान चुके हैं कि जो f का मान है वो उत्तल लेंस के लिए कैसा होता है, अवतल लेंस के लिए कैसा होता है। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी का मान धनात्मक होता है और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होता है। तो इससे पता चलता है अगर हम उत्तल लेंस की फोकस दूरी का मान यहाँ पर रख दें प्लस में तो क्षमता का मान भी प्लस में आ जाएगा, और अवतल लेंस के लिए अगर फोकस दूरी का मान माइनस में रख देंगे तो क्षमता का मान भी माइनस आ जाएगा। तो लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के अनुसार धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। अगर उत्तल लेंस है तो क्षमता धनात्मक आएगी, अवतल लेंस है तो क्षमता ऋणात्मक आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई बात लेंस की क्षमता की, उसकी परिभाषा और उसके फार्मूले की। अब एक बात और याद रखिए कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, जिसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर फोकस दूरी मीटर में लिखा हुआ है तो लेंस की क्षमता के लिए फार्मूला इस तरह से लिखेंगे 1/f, ये मीटर में। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो 100/f, लेकिन f सेंटीमीटर में। और ये जो फोकस दूरी क्षमता का मान आएगा ये किस में आएगा, तो ये आ जाएगा डायोप्टर में। ठीक है, तो लेंस की क्षमता के लिए इतनी चीज़ें जो है आप ध्यान रखेंगे। एक लास्ट फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं, रेखीय आवर्धन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन। तो दर्पण के केस में भी आपने लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ा है, वही चीज़ हमको लेंस के केस में पढ़ना है। सारी चीज़ें वही हैं, एक फार्मूले में एक डिफरेंस है जिसको हमको समझ लेना है। देखिए, आपने दर्पण के केस में देखा था कि रेखीय आवर्धन m बराबर होता है h'/h, जहाँ पर h' होता है प्रतिबिंब की लंबाई और h होती है वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये बात वहाँ भी थी और ये बात यहाँ भी है। लेकिन फिर आपने देखा था कि यही रेखीय आवर्धन दर्पण के केस में किसके बराबर था, तो दर्पण के केस में ये -v/u के बराबर था, जहाँ पर v है प्रतिबिंब की दूरी और u है वस्तु की दूरी। तो ध्यान रखना है कि दर्पण के केस में जब फार्मूला ये होता था कि 1/f = 1/v और यहाँ पर +1/u, यही था। तो दर्पण के लिए जब आपने ये फार्मूला देखा था जिसमें ये प्लस था तो आप इसके रेखीय आवर्धन में माइनस आता था। लेकिन लेंस के लिए आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, माइनस, और इसी वजह से आप इसी तरीके से याद कर लीजिए कि जब यहाँ पर लेंस के लिए माइनस है तो इसके रेखीय आवर्धन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप याद रखेंगे तभी याद रहेगा, नहीं तो ये भूल जाएगा। और ये वाला फार्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा कि दर्पण के लिए प्लस होता है, तो दर्पण के लिए अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, लेंस के लिए यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ पर प्लस। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन m बराबर h'/h बराबर v/u की। अब बाकी चीज़ें आप जानते हैं कि जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा उसमें m का मान माइनस आ जाएगा, जिसमें आभासी एवं सीधा बनेगा उसमें m का मान प्लस आ जाएगा। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे कि प्रतिबिंब अगर आभासी है, आभासी प्रतिबिंब है तो उसके लिए रेखीय आवर्धन का मान धनात्मक आ जाएगा, और प्रतिबिंब अगर वास्तविक है तो उसके लिए रेखीय आवर्धन का मान ऋणात्मक आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार ये लेंस टॉपिक हमने आज कंप्लीट कर लिया है। पिछला लेक्चर और आज का लेक्चर पूरी तरह से लेंस पर फोकस्ड था, थोड़ा ये लंबा था इसलिए इसको 2 पार्ट में करना पड़ा है। तो आप जितनी भी चीज़ें मैंने आज बताई हैं इसको आप नोट्स इसका कंप्लीट करिए, फार्मूलों को तैयार करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर का अगला टॉपिक यानी कि प्रिज्म के साथ। धन्यवाद।